समझाने की कोशिश की है कि आज देश के हालात क्या है और देश के हालात का सही अंकलन के बगैर ये जो आज दिल्ली के अंदर केरल के मुख्यमंत्री महोदय, उनकी पूरी कैबिनेट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और बहुत से और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके साथ अरविंद केजरीवाल भी हैं, फारूक अब्दुल्ला भी हैं और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज जंतर मंतर पर धरना लगाए हैं। इस देश के अंदर हमने सुना था मजदूर धरने लगाते हैं, रैलियां करते हैं। इस देश के अंदर अलग अलग हिस्सों ने पिछले दिनों में बड़े बड़े आंदोलन किए, सड़कों पर आए, लेकिन आज देश के हालात ये हो गए हैं कि चुनी हुई सरकारों के पूरे मंत्रिमंडल को दिल्ली इस बात के लिए आना पड़ा है क्योंकि जो देश का संविधान हमने अपने देश में इख्तियार किया, उस देश के संविधान पर बहुत तिखा किस्म का आक्रमण है। ये कोई छोटा मोटा देश हमारा नहीं है और आप ये जानते हैं कि इस देश को बनाने के लिए, इस देश को आगे चलाने के लिए आजादी से पहले और आजादी के बाद बहुत मेहनत करनी पड़ रही है कि ये जो देश जिस रूप में हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने देखा, वो उस रूप में रहे। ये कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि इटली है या स्पेन है या पोलैंड है या बल्गेरिया है या जर्मनी है या इंग्लैंड है। ये एक बहुत बड़ा मुल्क है, जो मुल्क जो फिरंगियों के संघर्षों, उनको मुल्क से बाहर बेदखल करने में यह मुल्क बना। अलग अलग भाषा है, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग किस्म के देश है, कल्चर है, अर्थव्यवस्था है और उसका ये भारत बना है। और ये जो हमारा संविधान है, जो सबसे बड़ा कानून देश के अंदर है, इससे बड़ा कानून नहीं है। ये कोई अंबेडकर साहब के बैठने से या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बैठने से सिर्फ नहीं बना। ये अगर संविधान बना, जो 300 वर्ष का संघर्ष जो फिरंगियों के खिलाफ चला, अंग्रेजों को बेदखल करने के लिए चला, उसका सार है, उसका सार है। चाहे वो भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ने का कार्य किया होगा, चाहे जो गदरी बाबा थे जो आपके कनाडा में बैठकर यहां पर अंग्रेजों के खिलाफ जो बगावत उन्होंने वहां से की, या कोई और धाराएं जो रही है, उसका ये देश बना और उस लड़ाई का सार हमारा संविधान बना, जो हमने उस कॉमन लड़ाई के अंदर वो सीखा। और इसलिए जो पहली धारा हमने अपने संविधान में डाली, पहली धारा, प्रीएम्बल को मैं छोड़ रहा हूं, जो पहली धारा हमने अपने संविधान में कहा, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। जिसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इस मुल्क के अंदर एक संघीय ढांचा रहेगा, संघीय ढांचा। एक केंद्र की सरकार होगी, फिर राज्यों की सरकारें होगी, जो जनता चुन के उनको भेजेगी। अपने मत के अधिकार को इस्तेमाल करने के बाद उसको वो करेगी। आप सब जानते हैं एक किस्म की नीति इस मुल्क में चली आजादी के बाद 1990 तक, जहां पर हमने माना जो इच्छाएं थी हमारे क्रांतिकारियों की कि भारतवर्ष कैसा होगा, भारतवर्ष ऐसा होगा
राज्य की जिम्मेवारी होगी, काय की जिम्मेवारी होगी कि अनपढ़ता को दूर, शिक्षा प्रदान, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये सारी सुविधा राज्य उपलब्ध करेगा, ये देगा, उसकी जिम्मेवारी होगी। मुझे बताओ, ये संभव है? किसी को चोट आ जाए, हड्डी टूट जाए, अगर सरकारी हॉस्पिटल नहीं हो इलाज कर सकता है? संभव नहीं, संभव नहीं है। इसलिए कहा कि एक वेलफेयर स्टेट होगा, एक कल्याणकारी राज्य होगा, और वो कल्याणकारी राज्य, उसकी जिम्मेवारी, उसका दायित्व तो जनता के प्रति होगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये जो 1947 से लेकर 90 तक गया, 90 के बाद का किनारे अब एक नया विकास का रास्ता तय करना है, और उस नए विकास के रास्ते में, जिसको हम कहते हैं नव उदारवाद विकास का रास्ता, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि जो ढांचा हमने आजादी के बाद बनाया, जो सेल बनाया, भाखड़ा बनाया, ये कैसे बन गए? ये तब बने जब जनता की भागीदारी रही, जब राज की जिम्मेवारी रही, जब हम आजाद हुए। तो अगर सारे पूंजीपतियों की पूंजी इकट्ठा करते तो एक स्टील प्लांट नहीं लगता था इस मुल्क में, एक स्टील प्लांट। ये स्टील प्लांट ये जब बनाया तो ये दुनिया के उस समय जो दुनिया में संघर्ष चले और पूंजी को खाड़ कर वैकल्पिक रास्ता पैदा किया गया। ये सेल अगर बना, बोकारो स्टील प्लांट बना, तो ये उस समय की समाजवादी मुल्क जो समय रूस था उसकी मदद से खड़ा किया गया। लेकिन 90 के बाद इसको तोड़ने का काम शुरू हुआ, और नव उदारवाद कहें या सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र को तोड़कर सारी संपत्ति निजी हाथ में देने का काम शुरू हुआ। आप तो सब जानते हैं कि आज अडानी का बोलबाला है, अंबानी का बोलबाला है, सारी संपत्ति उसके हवाले की जा रही है। लेकिन केरल की एक सरकार ऐसी थी जिसने कहा हमारी जिम्मेवारी वो रहेगी जो राष्ट्र मुक्ति के सिपाही क्रांतिकारियों ने जो एक बहुत बड़ी कुर्बानी देकर कहा कि एक ऐसा भारत होना चाहिए जहां राज की अपनी जिम्मेवारी हो, एक वैकल्पिक नव उदारवाद का एक मॉडल केरल में आज भी खड़ा है। ये जो है ना, केजरीवाल साहब कब अंदर होंगे, उनको तो अंदर कर दिया झारखंड के मुख्यमंत्री महोदय को, क्या नाम है सोरेन साहब का, हेमंत सोरेन को अंदर कर दिया। केजरीवाल के पीछे पड़े हैं, दूसरे कब जाएंगे कब नहीं जाएंगे मैं कह नहीं सकता, लेकिन यह हकीकत सच्चाई है कि पहला निशाना केरल था, लेकिन केरल के पास कोई ऐसा आपके पास नहीं था जहां पर आप उनके मुख्यमंत्री महोदय को या वहां के मंत्रियों को बहुत कोशिश की है, बीच बीच में ड्रामे बहुत किए कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन जिस तरीके से आपने साजिश रची ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, केरल की सरकार वो उस पर आप हाथ नहीं उठा सकते, तो कौन सा रास्ता इख्तियार किया? ये है वो रास्ता, ये है वो पूरी साजिश इस मुल्क के अंदर कि हालात ये पैदा कर दो कि एक का ही राज चलेगा, और वो दिल्ली से नहीं, दिल्ली की संसद से नहीं, जो नागपुर में आरएसएस निर्धारित करेगा वो उस मुल्क में लागू होगा। ये साजिश आज नहीं 2014 में शुरू हो गई, और इसलिए केरल के मुख्यमंत्री महोदय, केरल का कैबिनेट, केरल के कैबिनेट के साथ जो सांसद है जो चुन के वहां पर गए, आज जंतर मंतर पर मोर्चा लगाए हैं। किस बात के लिए? कि एक आर्थिक रूप में गला घोंटने का काम नहीं किया जा सकता।
केरल क्या है, ये हमें समझना है। जब हम विकास का मॉडल रखते हैं तो उस विकास के मॉडल में क्या क्या मापदंड है? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आपके कृषि है, आपका उद्योग है। क्या है रिकॉर्ड केरल का? आज भी केरल का रिकॉर्ड ये है कि शिक्षा का सुधार इस रूप में किया। पिछले दिनों में 4000 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना ढांचे को बदलकर नया ढांचा खटते हुए केरल के अंदर जो प्राइवेट स्कूल में होड़ लगती थी वो बंद हुई और प्राइवेट स्कूल से लोग अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में भेजने शुरू किए। ये है उसका रिकॉर्ड। उसका रिकॉर्ड क्या है कि जो उसके मेडिकल इंस्टीट्यूशंस है, जो उनके हॉस्पिटल्स है, आज कोई ऐसा मेडिकल इंस्टीट्यूशन नहीं है जहां पर सुपर स्पेशलिटी नहीं रखी जाती है। आज हमें क्या करना पड़ता है? जब स्नोडन में इलाज नहीं होता, एंट्री पीजीआई में नहीं होती है, तो कोई पारस दौड़ता है, कोई फोर्टिस दौड़ता है इन प्राइवेट हॉस्पिटल में। और हालात क्या होते हैं ये आप जानते हैं, मैं जानता हूं। चाहे कोरोना का पीरियड रहा, चाहे कोरोना के पीरियड के बाद रहा, कोई बचा नहीं। लेकिन जो पूंजी छोटी मोटी रुपया पैसा बचाया था, उधार लिया था, एक झटके में समाप्त हो जाता है। यह है केरल का रिकॉर्ड। केरल का रिकॉर्ड क्या है? केरल का रिकॉर्ड यह है कि चाहे मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे उद्योग है, वो देश के बहुत अधिक जो उसका वो जो देश के अंदर एवरेज है उसे बहुत अधिक है। इसलिए भाइयों बहनों और दोस्तों, आज लड़ाई इस बात की है कि इस संघीय ढांचे को किस तरीके से बचाया जाए। आज लड़ाई इस बात की है, अगर हमने अपना जीवन यापन बेहतर रखना है, अगर जो हमारे जीवन यापन पर आक्रमण हो रहा है, जो पूंजी द्वारा हो रहा है, जो सरकारों द्वारा हो रहा है, अगर उसकी रक्षा करनी है तो इस देश के संविधान को बचाना होगा। अगर मुझे बोलने की इजाजत आज यहाँ पर हो रही है तो वो इसलिए हो रही है कि देश का संविधान अनुमति देता है। अगर ये देश का संविधान अगर जिस तरीके से तोड़ मरोड़ा जा रहा है, जिस तरीके से गवर्नर को लाया जा रहा है गवर्नर हाउस में, जिस तरीके से सीबीआई, जिस तरीके से ईडी, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन का कार्य किया जा रहा है, बहुत कठिन हो गया है। अभी वहां हाल में इलेक्शन हुए मेयर के चंडीगढ़ में, क्या हालात किए, क्या हालात किए? सुप्रीम कोर्ट को क्या कहना पड़ा? दबीवाद में बेशक बोले, लेकिन हम कभी ऐसा उम्मीद नहीं कर सकते थे कि इस तरीके की हरकत हो। इसलिए ये छोटी बात नहीं है, हर पर आक्रमण है। हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों में आपदा आ गई और रट लगा दी है। जैसे पुराने जमाने में ग्रामोफोन चलता था, जब उस ग्रामोफोन की सुई फंस जाती थी तो एक ही बोली चारों वो आती थी, जब तक उस ग्रामोफोन की सुई को आगे उठा के नहीं रखा जाता था। वही रट ऊपर से नीचे तक कि ना जाने हमने कितना दे दिया, चोनी तक नहीं दी, चोनी तक। जिस तरीके से जैसे कि हिमाचल की जनता वो विदेश की है, पाकिस्तान की है या किसी और मुल्क की है, उस तरीके का व्यवहार किया गया। ये है क्या कि जो सरकारें आएगी उन और वो दिल्ली के विचार से वो प्रीत होगी तो उसको जीने ना दो, उसका गला घोंट दो। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की सरकार ने यह फैसला दिया ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म कर ये पुरानी पेंशन स्कीम को खत्म कर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए। तो क्या किया वित्तीय विभाग भारत सरकार ने 1600 करोड़ जो हमारे हिस्से का था, 1 वर्ष का नहीं 2 वर्षों का काट लिया, 2 वर्षों का। ये राज्यों का अधिकार है। 3 किस्म से राज्य के पास पैसा आता है और जो तीसरा तरीका है
एक तो फाइनेंस कमीशन तय करता है कि कितना पैसा कैसे आएगा, उसके मापदंड है, लेकिन हर राज्य को लोन लेने का अधिकार है और उस लोन को लेकर जब वो लोन लेती है उस पर भी आज हिमाचल प्रदेश की सरकार और केरल सरकार और बहुत सी और भी सरकारें हो सकती है, वो अधिकार संविधान ने दिया है कि सरकार अपनी संपत्ति को गिरवी रखकर लोन ले सकती है, लेकिन केंद्र ने उसको बंद कर दिया। मुझे बताओ क्या मकसद है उसका? उसका मकसद यह है कि एक ही पार्टी, एक ही राज, एक ही नीति, और वो क्या करेगा, मैं पहनूंगा क्या, मैं खाऊंगा क्या, मैं कौन सी आस्था रखूंगा, मैं कौन से गुरुद्वारे में जाऊंगा या मंदिर में जाऊंगा या गिरजाघर में जाऊंगा, वो सारा वही तय करेगा। और उसने तय कर दिया है कि आपको कहां जाना है, सारी बाकी आस्थाएं खत्म, सिर्फ वही चलेगी जो आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर में घोषित करेगी। इस बात के लिए देश में आजादी की थी, आजादी की लड़ाई लड़ी गई। क्या इस बात के लिए जो हमारे क्रांतिकारी रहे, जब कोकारी रेल पर वो जो आक्रमण किया था आजादी की लड़ाई को आगे ले जाने के लिए, तो आपके अशफाकुल्ला खान भी थे, आपके वो दूसरे क्रांतिकारी भी थे जो अलग अलग विचार के थे, ये अलग अलग धर्म आस्था के रखने वाले थे, लेकिन इकट्ठे मिलकर फर्जियों को बाहर निकालने का काम किया। लेकिन आज नहीं, जो आरएसएस का हेडक्वार्टर तय करेगा वही नियम होगा। इसलिए दोस्तों, ये सिर्फ आक्रमण केरल की सरकार पर नहीं है, ये आक्रमण सिर्फ ये जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर नहीं है, ये आक्रमण झारखंड के मुख्यमंत्री पर नहीं है, यह आक्रमण असली रूप में देश के अवाम पर है, देश के किसान पर है, देश के मजदूर पर है, देश के मेहनत अवाम पर है। और इसलिए यह आक्रमण अलग अलग रूप में आएगा। इस बात को समझना है। उनमें मत जाओ कि चुनाव का क्या रिजल्ट था, क्या रहने वाला है। ये तो मैं आपको बता दूं, आज हालात ये हो गए, जितने भी पूंजी के मालिक देश के अंदर है, दुनिया के अंदर है, ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का झगड़ा है ना, चुनाव कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, नोट तय करता है, नोट। और इलेक्ट्रल बॉन्ड और पूंजीपति के पैसे पर कब्जा सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया है। और इसलिए यह लड़ाई अब सिर्फ बैलेट के जरिए नहीं चलने वाली, यह लड़ाई सिर्फ चुनाव के जरिए नहीं चलने वाली, यह लड़ाई हर सड़क पर लड़नी पड़ेगी, हर खेत पर लड़नी पड़ेगी, हर खलिहान में लड़नी पड़ेगी, हर फैक्ट्री में लड़नी पड़ेगी, हर दफ्तर के बाहर लड़नी पड़ेगी। व्यापक जनता की एकता को कायम करते हुए इस देश के संविधान की रक्षा के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। दूर से देख के बात नहीं बनेगी, उस धारा का हिस्सा बनना पड़ेगा, नहीं तो आपकी बेटी और बेटा चिट्टे के शिकार हो जाएंगे। जिसको आज रोजगार नहीं मिल रहा, आज तो हम सोचते हैं कि ये जो मरा हॉस्पिटल में ये मेरा नहीं है, लेकिन कल को मेरा भी मरेगा, क्योंकि हालात पूरे देश के ये बन गए, ना रोजगार है, महंगाई कहां से कहां पहुंच गई है। और सारा का सारा क्यों? क्योंकि आपने नव उदारवाद की नीति को चलाते हुए अमीर को अमीर और गरीब को गरीब बनाने का सिलसिला कर दिया। और धीरे धीरे जो हमारा संविधान है, जो राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन की लड़ाई में जो बनाया गया, उसकी हत्या करने का षड्यंत्र इस मुल्क में छेड़ दिया है। और इसलिए आज डीसी ऑफिस के बाहर ये लाल झंडा ऐलान करता है, जब तक इस लाल झंडे को उठाने वाले जो हम सिपाही है, हम जनता के बीच में जाएंगे। और इस लड़ाई को जब तक हमारे नसों में खून बहेगा और आखिरी बूंद तक, और हमारे फेफड़ों में सांस चलेगा आखिरी सांस तक, वो हम इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे। ये मोदी या मोदी के
ये जो फौज उसने खड़ी की है उसका मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं, इस चुनौती को स्वीकार करते हैं, लेकिन जनता से अपील करते हैं ये लड़ाई तब सफल होगी जब एक एक जनता का हिस्सा, जनता में रहने वाले लोग उस लड़ाई में शामिल होंगे। इतने बात को कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। इनकलाब